हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर 24 मार्च का। तो आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है हमारा ये है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि आफ्टर 1992, ठीक, ये डेटा है। एग्जैक्ट डेटा रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा, बट एक ट्रेंड याद होना चाहिए कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यूपीएससी के अंदर कभी भी वो लोग एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछता है, वो लोग ट्रेंड पूछता है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस टाइप से चीज। तो ये याद रखना हम लोग क्या कि 1992 से जब से हमारा इकोनॉमी जो है हमारा लिबरलाइज हुआ है, ओपन हुआ है, तब से लेके अभी तक क्या है कि जो हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स के अंदर मतलब मान लो 100 वर्कर, ठीक है, तो उसके अंदर मान लो कि 20 वुमेन्स काम कर रही है, ठीक। तो 20 तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन की, तो इस कंडीशन में मेरा जो फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स है कितना है, 20% है, ठीक है। तो अल्टीमेटली फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स का मतलब ये होता है कि ऑल ओवर जो वर्कर्स है, ठीक, और टोटल जो वर्कर्स है उसके अंदर फीमेल स्पेयर कितनी है, ठीक है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ये है कि हमारा जो अर्बन एरिया में, सिटी में के एरिया में क्या है कि हमारा जो फीमेल वर्कफोर्स है ना, टोटल वर्कफोर्स के अंदर ये डिक्लाइन कर रहा है। देखो 2016 के आसपास 15% था, बट अभी घट के लगभग 6.9%, मतलब 7% के आसपास आ चुका है। तो ये सेम टू सेम मोर और लेस डेटा हमारा जो है ये 1992 से ट्रेंड कर रहा है एग्जैक्टली। तो पहले एक टाइम में क्या था, 30%, 25% के आसपास था, बट वो अब डिक्लाइन होते होते 7% के आसपास आ चुका है। इसका बहुत सारा रीजन है, बट हम लोग रीजन यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर सकते अभी फिलहाल। बस न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट रखना है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है मेरा टोटल वर्कफोर्स में, वो डिक्लाइन कर रहा है, वो मेरा डिक्लाइन कर रहा है। और मेनली ये हो सकता है रीजन, ठीक है। अब बहुत सारे रीजन, एक दो रीजन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लिया जाए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, क्या होता है मेरा, मैरिज, ठीक। आफ्टर मैरिज बहुत लोग को छोड़ना पड़ता है। सेकंड क्या कि पहले कंपेयर में अब क्या कि एजुकेशन वो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। तो जब पीरियड ऑफ एजुकेशन ज़्यादा हो चुका है तो अच्छे जॉब्स के लिए, अच्छे जॉब्स को पाने के लिए जो छोटा मोटा जॉब्स होता है उसको उतना इंटरेस्टेड नहीं शो करते हैं वो लोग, ये। थर्ड हमारा ये हो गया कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो वो फीमेल का मतलब जो हमारा सोसाइटी है, फैमिली स्ट्रक्चर, वो भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक। और एक रीजन होता है इंपॉर्टेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रीजन, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रीजन वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब बहुत सारे इश्यूज है। तो ये अल्टीमेटली GS1 का हमारा जो पेपर होता है GS1 का, तो उसके अंदर एक अलग टॉपिक है क्या, इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। तो अगर कभी वो टॉपिक हम लोग करेंगे तो उसके अंदर हर एंगल से देख लेंगे कि फीमेल का जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, ठीक है, चाहे साइकोलॉजिकल हो, ठीक है, चाहे आपका मतलब प्राइवेट सेक्टर भी के अंदर हो या पब्लिक सेक्टर के अंदर हो, तो हर पॉइंट से हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। बट इस न्यूज के हिसाब से बस ये इंपॉर्टेंट रखना है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स के अंदर वो मेरा डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आज का दूसरा न्यूज़ है ये कि इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जैसे मान लिया जाए ये मेरा था इंडिया, ये मेरा, ठीक है, ये समथिंग इंडिया। तो यहाँ से मेरे को पता है क्या, इंडस जा रहा है यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है, फिर झेलम जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह टोटल 6 रिवर जाता है मेरा। और एक रिवर मेरा होता है जो मेरा सतलज और ब्यास। तो क्या होता है, ब्यास अल्टीमेटली सतलज में मिल जाता है, फिर वो सतलज के नाम से पाकिस्तान जाता है, ठीक है। तो ट्रीटी मेरा ये साइन हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें मेनली ये याद रखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ था, उसको साइन करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। एक नेगोशिएटर का मतलब भूमिका इसने किया था। इसने नेगोशिएट करवाया था, ठीक है, ब्रोकर भी बोल सकते हैं। तो जो इसमें ब्रोकर था वो वर्ल्ड बैंक था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ऊपर का 3 रिवर है ना, उसके ऊपर जो राइट्स है उसका पानी का यूज करने का वो पाकिस्तान का है, और नीचे का 3 रिवर जो है वो इंडिया उसके ऊपर यूज कर सकता है। तो ऑल ओवर जो वाटर है उसका 20% इंडिया यूज कर सकता है, ठीक है। इंडिया इनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है, ठीक। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो फ्लोइंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टोरेज वाला स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो यही है हमारा इसके अंदर। एक दूसरा न्यूज़ है हमारा क्या कि नीति आयोग ने एक पॉलिसी फॉर्म किया है अभी, ठीक है। मतलब जो हमारा सिविल सोसाइटीज है, हमारा जो एनजीओज हो गया हमारा, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया मेरा, फिर हमारा सिविल सोसाइटीज हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब भी सिविल सोसाइटीज ही कहलाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है सिविल सोसाइटीज का मेरा, ठीक है। हर टाइप का बॉडीज आ जाता है वो जो वॉलंटरी काम करता है सोसाइटी के अंदर, वो, ठीक। तो नीति आयोग ने पहले भी एक पॉलिसी लाया था दर्पण करके। उस पॉलिसी के अंदर क्या था कि हर सिविल सोसाइटी को मैंडेटरली अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है,
अपना मतलब मिनिस्ट्री के पास, पीएमओ में, ठीक है। अभी फिर नीति आयोग क्या है कि दर्पण 2 पॉलिसी लाने वाला है, तो वो जब पॉलिसी आएगा तब हमको पता चलेगा चलेगा कि एग्जैक्टली उस पॉलिसी के अंदर होगा क्या। बट अभी हमें सिर्फ पता है क्या, एक दर्पण एक पॉलिसी लाया था नीति आयोग ने, जिसके अकॉर्डिंग उसने सभी जो हमारा सिविल सोसाइटीज है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह को मैंडेटरी किया था। तो अभी ये बातचीत कर रहा है कि हम लोगों को नीति आयोग ने ये बोला है कि हम लोग एक न्यू पॉलिसी लाने वाले हैं, जिससे सभी एनजीओ वगैरह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको रेगुलेट करने में हम लोग काम आएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एक्ट्स वगैरह है जो कि एनजीओ पे लागू होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे या सिविल सोसाइटीज पे। उसमें से एक क्या है मेरा, एफसीआर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। मतलब क्या, अगर मान लिया जाए लास्ट ईयर में किसी एनजीओ को या किसी सिविल सोसाइटीज को 100 करोड़ का चंदा मिला है, ठीक है। इस ईयर क्या है कि उसे 20, तो जितना टोटल उसको चंदा मिलता है उसका सिर्फ 20% ही फॉरेन से चंदा ले सकता है, ठीक है। मतलब क्या, अगर 100 करोड़ को चंदा मिला है तो सिर्फ एट मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 20% 20 करोड़ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें हो सकता है, ठीक है। उसके और भी अलग होता है, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है यहाँ पे क्या, FAT है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो मेनली क्या होता है, ये बॉडी है मेरा, ठीक है। तो ये बॉडी जैसे इसका एक इम्पॉर्टेंट ये क्या है, FAT, ठीक, इसके बारे में देखेंगे हम लोग अलग से कभी। तो देखो ये बॉडी क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये हमारा मेनली एक G20 का बॉडी है। इसमें मेनली क्या करता है, वर्ल्ड वाइड जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग उसको रोकने का काम करता है, ठीक। इसका न्यूज में आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा क्या, कि पाकिस्तान जो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो अल्टीमेटली यही जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म टेरर फंडिंग को लेकर उसका कुछ लिस्ट होता है, लाइक ग्रे लिस्ट होता है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट होता है। जो कंट्री ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा उसको फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, सैंक्शन लगेगा उसके ऊपर। बट जो ग्रे लिस्ट में है, एक टाइप से उसके लिए सिर्फ अलर्ट बेल है कि भैया आप सतर्क हो जाओ, आप स्टेप्स लेना स्टार्ट करो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, वरना हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो इसका खुद का कोई सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है, ये OECD के सेक्रेटरीट में बैठता है अपना, ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट बॉडी था हमारा यहाँ पे डिस्कस करने का। आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसा हमने कल देखा था ना, केन और बेतवा रिवर का, ठीक, जो हमारा इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम है, केन और बेतवा रिवर है, उसको एक टाइप से, हाँ। तो ये रिवर क्या है, केन से रिवर में जो एक्स्ट्रा पानी है और सरप्लस पानी वो कहाँ जाएगा, मेरा बेतवा रिवर में जाएगा। तो कल हमने डिस्कस क्या किया था कि केन बेतवा जो हमारा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, वो इंडिया का पहला नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है। और दूसरा बात हमने कल वो भी डिस्कस किया था कि जो रिवर इंटरलिंकिंग हमारा प्रोग्राम है उसका क्या क्या फायदा है और क्या क्या उसके सामने चैलेंजेस है मेरा, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें उस चैलेंजेस में से हमने क्या देखा था कि एक, जब सिंपल सा बात है, जब एक रिवर मान लो यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, दूसरा रिवर मान लो यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक। अगर मान लो कि हमको इसको लिंक करना पड़ेगा, तो बीच के जमीन में हमको जो लैंड होगा उसको या तो टनल के थ्रू हमको मतलब दोनों रिवर को कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर सरफेस कैनल बना के हमको कवर करना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि मेरा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो वैसे ही क्या है कि जब हम केन और बेतवा रिवर को यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, तो बीच में क्या पन्ना टाइगर रिजर्व मेरा आता है, तो उसका बहुत बड़ा एरिया, लाइक 1/3 एरिया जो सबमर्ज हो जाएगा वाटर के अंदर। तो इसको भी लेकर भी इशू चल रहा है हमारा। तो ये याद रखना कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है मेरा, मेरा यहाँ पे मध्य प्रदेश में। और यहाँ से कौन सा रिवर पास होता है, तो मेरा ये केन रिवर पास होता है। अब देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप हमारा, मतलब ट्राइबल ग्रुप नहीं, एक हमारा ग्रुप ऑफ पीपल का नाम आता है न्यूज में, उइगर। तो ये मेनली चाइना में पाया जाता है, ये ठीक है, चाइना, ये जैसे मान लो ये चाइना है मेरा, ठीक है। तो चाइना के इस साइड में, वेस्टर्न साइड में पाया जाता है। अगला न्यूज क्या है, हाँ अब ये देखो। अब CAG ने जो है हमारा, ठीक है, तो सबसे पहले CAG का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। CAG को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, ठीक। फिर इसका आर्टिकल क्या होता है, 148 होता है। ये मेनली क्या काम कर सकता है, ऐसे सभी बॉडी का काम मतलब ऑडिट कर सकता है ये, कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा हो पैसा, ठीक है। और अगर कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहा हो तो प्रेसिडेंट अगर उसको ये बोलता है कि भैया आप जाके उसको ऑडिट करो, तो कर सकता है तभी जाके, ठीक। इसका फंक्शनिंग वगैरह कौन डिफाइन करेगा, तो पार्लियामेंट अपना एक्ट बना के टाइम टू टाइम करते रहता है, ठीक है। तो ये उसका हो गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मेरा, ठीक है। तो वही बोला है कि बिहार गवर्नमेंट ने जो एक
हमारा योजना स्टार्ट किया था ना, 7 निश्चय योजना, उसके अंदर क्या था, 7 प्रोग्राम को उन्होंने फोकस किया था। लाइक हर घर तक जल पहुंचाएंगे हम लोग, पक्की सड़क हर जगह तक होगा, ऐसे करके 7 उन लोग का प्रोग्राम था, मतलब एक टाइप से विजन था, डॉक्यूमेंट। तो नीति हमारा जो कैग है, कैग ने ये बोला है कि सिर्फ इतने सालों में सिर्फ अभी तक 9 से लेकर 41% तक ही काम कंप्लीट हो पाया है। लाइक 15 to 24% तक ही काम मेरा सेटिस्फेक्शन के साथ कंप्लीट हो पाया है। मतलब जो सक्सेस रेट है 9% या 41% के बीच में ही है। अल्टीमेटली इन शॉर्ट ये यही कह रहा है कि स्कीम्स वगैरह जो होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट अच्छा खासा मतलब करके लागू, मतलब एक टाइप से अनाउंस तो कर देता है, बट उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। तो बात वही है, ठीक है। ये अनाउंस हो, स्कीम्स वगैरह अनाउंस हो जाता है, लोग वगैरह भी खुश हो जाते हैं, चलो स्कीम्स आ गया, स्कीम्स आ गया, लेकिन अल्टीमेटली वो कितना मॉनिटर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको लेकर कोई रिपोर्ट कोई भी पब्लिक के बीच में नहीं आ पाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम लॉन्च किया था 2015 में, ठीक है। 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्मार्ट सिटी, ठीक। उसमें ये कहा गया था 100 स्मार्ट सिटी हम लोग बनाएंगे, ठीक। तो क्या हुआ कि उस समय तो ये चीज बहुत न्यूज में था, गवर्नमेंट ने 100 स्मार्ट सिटी बनाया है, बना रहा है मतलब। लेकिन अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं होता है कि भैया उस 100 में से कितना बना है अभी तक स्मार्ट सिटी, ठीक है। उस 100 में से कितना स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हुआ है तो बताओ। तो वही बात है कि स्कीम्स वगैरह अनाउंस हो जाता है, बट उसके ऊपर बाद में कोई फॉलो बैक उसके ऊपर नहीं होता है, उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है कि रियल में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि फिर एक न्यू स्कीम आ जाएगा तो फिर लोगों का ध्यान उस पर चला आएगा, ठीक। फिर पुरानी स्कीम से कोई बात नहीं होगा, फिर वो कुछ पुराना होगा तो फिर नया स्कीम्स। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पुराना स्कीम्स कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसके ऊपर ध्यान जाता ही नहीं, ना ही उसका प्रॉपर ऑडिटिंग हो पाता है कभी। इस समय पता ही नहीं चल पाता है कि रियल में हुआ क्या। अच्छा, अब देखो ये मेरा एक एडिटोरियल था। अब ये देखो, ये एडिटोरियल क्या है कि पर्टिकुलरली एक चीज के ऊपर मतलब फोकस्ड है क्या, कि इंडिया ने एक न्यू पॉलिसी अभी किया है कि हम लोग अपना जो नाइबरिंग कंट्री है ना वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे, ठीक है। इंडिया हैज रिलीज अ न्यू रूल्स गवर्निंग द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस इट बॉर्डर, डिफाइन द कितना इतना, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब देखो ये पर्टिकुलर यूपीएससी कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर उतना घुस के नहीं पूछता, वही खासकर हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो तो सवाल नहीं होता है। कैसा आया भी नहीं है पिछले मतलब 15 साल का मैंने पेपर देखा हुआ है मेंस का, ऐसा आया भी नहीं है हमारा, ठीक। अगर मान लो कोई एक्ट लाता है या कोई गाइडलाइन लाता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी हो गया या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, ठीक है, तो उस टाइप का थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, या कोई न्यू रूल आता है, कोई लॉ आता है तब इंपॉर्टेंट होता है। बट इसमें उतना ज्यादा कुछ है नहीं, ये अल्टीमेटली यही बोला। तो इस पूरा जो इटोवेल उसका ये मोटिव है, इंडिया ने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज इसका जो रीजन है वो पॉलिटिकल रीजन है, कि इंडिया जो है वो मेरा चाइना को काउंटर करना चाहता है, इसीलिए इंडिया ने ये पॉलिसी बनाया है। देखो, द न्यू रूल शोज दैट इंडियाज अप्रोच इज unmistakably political. It attempts to balance China's growing influence in the region with development aim both is on इतना इतना, ठीक है। तो मेरे लिए पॉलिटिकल साइड से थोड़ा हो जा रहा है ये, तो उतना ज्यादा है नहीं, एग्जाम पर्पस से उतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। और दूसरा बात है, अगर मान लो कि कोई एक्ट कोई बनाएगा, पॉलिसी निकालेगा गवर्नमेंट, तब देखा जाएगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा पॉलिटिकल एंगल ज्यादा है, तो उतना एक बोला तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर फोकस करके इतना कभी यूपीएससी नहीं पूछता है। हाँ, तो जैसा हम लोग 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं ना क्या, कि ये रहा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के नॉर्थ में तमिलियंस रहते हैं, ठीक। इधर बुद्धिस्ट रहते हैं, इनके बीच में इश्यूज होता है, ह्यूमन राइट का मतलब वो क्या कहते हैं वायलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो मामला यूएन के पास गया, ठीक है। तो यूएन अपने अपने आप से भी मतलब कहीं भी कहीं गलत हो रहा है तो वो भी अपने आप से उसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले सकता है। तो उसके ऊपर वोटिंग होने वाला था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में, ठीक है। तो इंडिया ने बोला था ना कि भैया आप श्रीलंका वाले आप चिंता मत करो, हम आप अगेंस्ट में नहीं जाने वाले, ठीक। तो सिंपल सा बात है, अब इंडिया वाले अगर उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, अगर मान लो इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट में वोटिंग करता है, तो उसका उससे क्या होगा कि इंडिया के जो सिंपल बात देखो, ये जो तमिलियंस यहाँ पर है, इनका कहीं ना कहीं जो लिंकेजेस है वो इंडिया के लोगों के साथ है, इंडिया के तमिलनाडु के लोग हैं तमिलियंस उनके साथ है। तो अगर मान लिया जाए कि इंडिया इस कंडीशन में श्रीलंका का सपोर्ट करता है, यानी मतलब जो वोटिंग होने वाला है श्रीलंका के अगेंस्ट में, ठीक ना। अगर मान लो इंडिया अगेंस्ट में वोट करता है, मतलब उस प्रस्ताव वो जो प्रपोजल आया है श्रीलंका को मतलब दोषी साबित करने वाला, अगर इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट जाता है तो श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशन खराब होगा, ठीक है। और अगर इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट जाता है, देखो इधर समझो, इंडिया पास दो ऑप्शन है, ठीक। या तो वो श्रीलंका के अगेंस्ट जाए, ठीक है। बट अगर श्रीलंका के अगेंस्ट जाता है वो, तो क्या होगा कि श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन खराब बनेगा, ठीक है। लेकिन सेम टाइम अगर
इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट में जाता है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, तमिलियन जो लोग हैं उनके साथ में वो इंडिया खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है मेरा कि हाँ, तो इंडिया के अंदर जो तमिलियंस लोग हैं यहाँ पर, तो इंडिया के अंदर जो तमिलियंस लोग हैं मेरे यहाँ पर, तो वो उनके बीच में इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा गुडविल बनेगा, ठीक है। हम्म, तो उनके बीच में अच्छा गुडविल बनेगा। तो इंडिया अगर साउथ हमारा श्रीलंका के अगेंस्ट में वोट करता है तो हमारा इंडियन तमिल्स खुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली श्रीलंका से हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस क्या है, इंडिया मान लिया जाए श्रीलंका के फेवर में वोट करता है, तो उससे क्या हो रहा है हमारा कि श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशन अच्छा बनेगा, इंटरनेशनल रिलेशन हमारा अच्छा हो जाएगा, बट हमारे खुद के कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, खासकर तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो भैया दोनों केस में अगर गवर्नमेंट वोट करे तो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट वोट ना करे तो प्रॉब्लम। तो बीच का रास्ता क्या है भैया, आप वोट ही मत करो, ठीक है। तो इंडिया ने वही चीज किया, इंडिया ने वोटिंग ही नहीं किया, वोटिंग से गायब रहा। इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम द रिजोल्यूशन श्रीलंका, तो श्रीलंका पे जो रिजोल्यूशन आया यूनाइटेड नेशन काउंसिल में, तो उसके ह्यूमन काउंसिल में, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि वहां पे जो यूएन के जो श्रीलंका के अगेंस्ट में मेरा जो प्रपोजल आया था, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें वहां पे वोटिंग ही नहीं किया। क्योंकि हमने क्या देखा, अगर वोटिंग करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वहां पे ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है, नहीं करेगा तो वहां पे ही प्रॉब्लम है। तो सबसे अच्छा क्या है, वोटिंग ही मत करो। एक हमारा दूसरा न्यूज है क्या कि हमारा होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि यहाँ पे सिक्स शेड्यूल एरिया जो है, ठीक, वहाँ पे हमारा सिक्स शेड्यूल, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा सिक्स शेड्यूल है ना एरिया, ये रहा सिक्स शेड्यूल का एरिया, इसमें मेनली क्या है, 4 स्टेट कवर होते हैं मेरे, 4 स्टेट नाम देखेंगे हम लोग मैप के साथ नीचे। तो अल्टीमेटली क्या है कि सिक्स शेड्यूल एरिया में क्या है कि ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर कुछ मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो लोग एक ट्राइबल काउंसिल बनेगा वहाँ पे, ऑटोनोमस काउंसिल बनेगा अपना, ठीक है। शायद 30 लोग होते हैं इसके अंदर, 30 लोग होते हैं, 26 खुद के होते हैं, अच्छा जो भी हटाओ, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए वैसे। हाँ, तो हमारा क्या है कि जो हमारा सिक्स शेड्यूल एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, उसको लोकल लेवल पे हमारा एक ऑटोनोमस काउंसिल बनता है, जिसके अंदर वहाँ के लोकल्स लोग रहते हैं, फिर वो लोग मिलके अपना जो ग्राम सभा लेवल पे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो हमारा लेता है वो लोग, जैसे स्कूलिंग का हो गया, फॉरेस्ट का हो गया, इस टाइप से चीज, ठीक, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, ठीक है, लैंड का हो गया, कल्चर का हो गया, इस सब चीज का। तो ये पर्टिकुलर न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये देखते हैं हम लोग, देखो क्या क्या है फोर्थ, समाज सिक्स शेड्यूल एरिया है, उसके अंदर कौन कौन सा स्टेट है मेरा, मेघालय, ये रहा मेरा मेघालय, ठीक। फिर मिजोरम, मिजोरम मेरा ये रहा, ठीक है। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा ये रहा, आसाम मेरा ये रहा, ठीक है, ठीक। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देख सकते हैं कि सिंपल सा बात क्या है मेरा, याद रखने का तरीका, कि मेरा जो भी ये जो स्टेट है इंडिया का जिसका बाउंड्री हमारे बांग्लादेश से टच होता है वो सब सिक्स शेड्यूल में है। मतलब ये किसी बुक में लिखा नहीं है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि मेरा सिक्स शेड्यूल एरिया में जो जो स्टेट मेरा आता है उन सब का बाउंड्री क्या है, मेरा बांग्लादेश से टच हो रहा है। ये रहा मेघालय का बाउंड्री बांग्लादेश से टच हुआ, त्रिपुरा का टच हुआ, ठीक, आसाम का टच हुआ, और ये जो मिजोरम का भी टच हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना देखना है अपना। फिर एक मेरा एक न्यूज है क्या कि हमारा इनइक्वलिटी इंडेक्स हमारा निकला था अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो किसने निकाला था इनइक्वलिटी इंडेक्स, मेरा ऑक्सफोर्ड ने निकाला था, ऑक्सफॉर्म ने, ठीक है। तो ऑक्सफॉर्म ने मेरा निकाला था क्या, इनइक्वलिटी इंडेक्स। तो इसमें इंडिया का रैंकिंग था 151 आउट ऑफ 158 वर्कर्स राइट के ऊपर, मतलब इंडिया में वर्कर्स राइट बहुत ही पुअर है उसका कंडीशन, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम नीचे से 7वें नंबर पर है इसमें। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, रैंक एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पूछेगा इंडिया का कभी भी कि रैंक बता सकता कभी कितना है, बट हमें ये याद रखना है कि इनइक्वलिटी इंडेक्स है, उसमें इंडिया लोअर पोजीशन पे है, ठीक है, इंडिया जो है लोअर पोजीशन पे है। सेकंड, ये कौन पब्लिश करता है, तो ऑक्सफोर्ड पब्लिश करता है, ठीक है। तो हमारा बस आज का हमारा ये न्यूज़ था, तो थैंक यू और हैव अ गुड डे।